आज की इस वीडियो में हम इन 13 टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसमें 12 टॉपिक्स कवर करवाए थे जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। और आज हम इन 13 टॉपिक्स से अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। पहला टॉपिक है हमारा नेपोलियन का शासन काल। 1804 की नेपोलियन संहिता या जिसे नागरिक संहिता भी कहते हैं। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं पढ़ेंगे। जागीरदार रूढ़िवाद का मतलब जानेंगे। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। वियना कांग्रेस पढ़ेंगे। यूरोप में क्रांतिकारी पढ़ेंगे। भूख कठिनाई और जन विद्रोह। गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव क्या थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद कैसा आया। साम्राज्यवाद की विशेषताएं पढ़ेंगे और बाल्कन समस्या पढ़ेंगे। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। आपको फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है, तभी आपको ये सारे टॉपिक समझ में आएंगे। चलिए टॉपिक्स को शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेपोलियन का शासनकाल। देखिए नेपोलियन फिर घूम फिर के आ गया। रियल नेपोलियन ऐसा दिखता था कि पिक्चर आप देख सकते हैं, है ना। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर फिर से राजतंत्र को स्थापित कर दिया। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। देखिए नेपोलियन का जब शासनकाल हुआ तो इन्होंने क्या करा, प्रजातंत्र को हटाकर फिर से राजतंत्र ला दिया, यानी अपना अपना शासन चाहते थे फिलहाल। नेपोलियन के समय ही व्यापार आवागमन एवं संचार में बहुत ज्यादा विकास हुआ। नेपोलियन के समय ही व्यापार व्यापार यानी वही बिजनेस व्यापार, और आवागमन का मतलब होता है आना और जाना। आवागमन, आवा यानी आना और गमन यानी जाना। आने जाने पर जो संचार, ये संचार संचार का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। इन सब में क्या हुआ, विकास हुआ नेपोलियन के समय। ध्यान रहे ये बात, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। ठीक है, राष्ट्रवादी विचार, ये ध्यान रहे कि जितने भी नोट्स हैं ये फुल्ली इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए हैं और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है जो एग्जाम के लिहाजे से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आने के फुल चांसेस है। राष्ट्रवादी विकास राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। देखिए राष्ट्रवादी विचार कुछ राष्ट्र मानने को तैयार नहीं थे कि हमें राष्ट्रवादी चाहिए, वो राजतंत्र ही चलाना चाहते थे। तो नेपोलियन ने क्या करा कि कब्जा कर लिया उन राज्यों पर या राष्ट्रों पर, और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिया। लेकिन नेपोलियन का जो नाम है वो बुरी चीजों में माना जाता है कि ये एक बुरा शासक था। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे आप पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में तो इसने थोड़ी अच्छी गुड गुड चीजें भी करी और बैड चीजें भी करी। गुड क्या था कि इसने नागरिक संहिता बनाई थी। नागरिक संहिता अभी पढ़ेंगे अब आगे। और बैड क्या था कि भाई जैसे अभी आपने पढ़ा, जो नहीं मानते थे इसकी बात उन पर कब्जा कर लिया। जो राष्ट्रवादी चाहते थे राष्ट्र कि हमारा स्वतंत्र राष्ट्र हो, उस उन पर कब्जा कर लिया। और कर की जो मात्रा है वो बढ़ा दी, कर यानी टैक्स। और जबरन भर्ती कर ली, यानी कोई सैनिक, अगर इसे सैनिक चाहिए, 100 सैनिक चाहिए तो किसी गांव में कब्जा कर लिया, वहां से जबरन लोगों की भर्ती कर ली। तो ये सब 1804 की देखिए आ गया टॉपिक। अब नेपोलियन नागरिक नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता के बारे में अब यहाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, पढ़ते हैं 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता। ठीक है, हम्म, हम्म, इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया ना। देखिए अभी मैंने क्या बताया, इस स्लाइड में क्या पढ़ाया कि गुड गुड अच्छी चीजें भी करी, बैड चीजें भी करी। गुड अच्छी चीजों में क्या था कि नागरिक संहिता लाया 1804 में। नागरिक संहिता में क्या था कि यूरोप में या फ्रांस में एक कानून या कह सकते हैं हम एक सोच थी, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार। जैसे अगर कोई बच्चा, यहाँ हम समझते हैं इस टॉपिक पर, कोई बच्चा पादी वर्ग में जन्म लेता है तो एक उसे स्पेशल तरीके का विशेषाधिकार मिलेगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा निम्न वर्ग कृषक वर्ग में लेता है जन्म तो उसे वो अधिकार क्या होगा, नहीं मिलेगा। ये था वहां पर सिस्टम। ठीक है, तो नागरिक संहिता के ने क्या करा, नेपोलियन के शासन ने, नेपोलियन ने क्या करा, नागरिक संहिता बनाकर इस कानून या इस सोच को खत्म कर दिया कि जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे।
आप किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को जन्म पर आधारित विशेषाधिकार स्पेशल राइट्स नहीं मिलेंगे। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। पहले क्या था, सरकार के कुछ सिपाही आए, किसी के भी घर में घुस गए, उसकी संपत्ति लूट ली, या फिर ये केस बना दिया कि ये हमारी संपत्ति है, तुम चुरा के लाओ। तो उसने, नेपोलियन ने ये भी ध्यान दिया कि एक मनुष्य की अपनी संपत्ति हो और वो उसकी सुरक्षा खुद कर सके। किसके बल पर? कानून के बल पर। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। 1800, इसकी और डिटेल पढ़ लेते हैं। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषता है। डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन उठ के आ जाएगा 6 से 7 या 8 नंबर का बोर्ड में। सातों 6 के 6 पॉइंट अगर आप लिखते हैं 100% श्योरिटी है, फुल मार्क्स आएंगे। पिक्चर से आप समझ सकते हैं, मैंने एक पिक्चर लगाई है नागरिक संहिता की। क्या थी ये, पढ़ लेते हैं। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति पढ़ लिया हमने। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया। संपत्ति ये के है ना, के अधिकार को सुरक्षित किया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। देखिए, प्रशासनिक का मैं मतलब बता चुका हूँ, राजनीतिक, और विभाजनों यानी टुकड़ों को सरल बनाया, यानी जो टुकड़े हुए थे उन्हें आसान बनाया, उन्हें जोड़ा। ठीक है, तभी तो आसान बनेंगे वो। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था क्या थी? जो पादरी के नीचे पोस्ट थी, जो उनके शिष्य वगैरह होते थे या उनके अंडर काम करते थे, उन्हें सामंत कहते थे और उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे, तो उसे खत्म कर दिया गया। किसानों के भूदास्तव और जागीरदार शुल्कों से मुक्ति। देखिए, भूदास्त क्या होता है? एक किसान जब किसी की जमीन पर काम करता है तो उसे उसका टैक्स देना होता था। टैक्स, किसान को उस जमीन का टैक्स देना होता था। क्यों देना होता था? क्योंकि वो जमीन किसकी है? जमींदार की। जमींदार जो फसल उगा रहा है किसान, वो तो लेगा ही लेगा, प्लस उससे टैक्स अलग लेगा कि तूने मेरी जमीन पर क्या करी? खेती करी। इसलिए भूदास तो ये था। और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति। जागीरदारी यही है, जो जमींदार वगैरह लेते थे टैक्स, उसे जागीरदारी के नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। देखिए, शहरों में जो कारीगर थे, श्रेणी मतलब कैटेगरी होती है ना, श्रेणी कोई भी ग्रुप, कैटेगरी पहले भी बता चुका हूँ। शहरों में जो कारीगरों थे उनके ग्रुप थे, उन पर नियंत्रण रखते थे सिपाही वगैरह या जमींदार वगैरह। ठीक है, उन पर नियंत्रण रखते थे, तो उनको समाप्त कर दिया गया, उनको हटा दिया गया उन नियंत्रण को। जो किस पर रहते थे? कारीगरों की ग्रुप्स पर। जागीरदारी, ठीक है, आ गया ना वो वर्ड, तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं जागीरदारी को। इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जागीरदारी का वही मतलब है, किसान, जमींदार और उद्योगपति जो भी कुछ काम कर रहे हैं, या अकेला किसान, कुछ हिस्से के रूप में सरकार को उसे वो देना होता था, है ना। रूढ़िवाद, रूढ़िवाद का मैं ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पर मतलब बता चुका हूँ, फिर से पढ़ लेते हैं। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। पहले ही बता चुका हूँ, रूढ़िवाद का मतलब ये पुरानी सोच वाले होते हैं, पुरानी परंपरा को मानने वाले होते हैं, और ये बदलावों को क्या नहीं देते? प्राथमिकता नहीं देते, उन्हें इंपॉर्टेंट नहीं मानते। किसको? बदलावों को, है ना। और उदारवादी कैसे होते हैं? स्वतंत्रता को मानने वाले, बदलावों को मानने वाले उदारवादी, है ना। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार हुई। अभी पढ़ेंगे किससे हुई। के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पूर्ण रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। देखिए, जब नेपोलियन को हराया, तब जो यहाँ की यूरोप की सरकार थी, उनका जो झुकाव है वो रूढ़िवादी परंपरा की तरफ बढ़ा। इसके बाद रूढ़िवादी का आपको अच्छे से मतलब पता चल गया होगा अब, ठीक है। इसके बाद यूरोपियन सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको खत्म कर दिया। वही ना बुरी बात, रूढ़िवादी की तरफ झुक गए, पुरानी परंपराओं को माना कि भाई महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं,
21 वर्ष की आयु से कम वाले लड़कों को या पुरुषों को वोट देने का अधिकार नहीं। रूढ़िवादी परंपराओं की तरफ झुक गए। और जो नेपोलियन ने बदलाव किए थे, क्या किए थे, अब रिवीजन करो, क्या किए थे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या किए थे। असमानता, याद आया, जन्म के आधारित जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे उन्हें क्या कर दिया गया, समाप्त। किसके दौर में, नेपोलियन के दौर में, ठीक है, ये था। तो इन्होंने क्या करा, बुरा काम कर दिया इन्होंने, खत्म कर दिया ये, खत्म कर दिया गया ये समझौता, इनके नेपोलियन के हार होती, जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि। ठीक है, जब हम क्रमिक विकास पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, वियना संधि, वियना संधि है ना, वो यही थी। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, नेपोलियन इसका क्या मतलब है, नेपोलियन के जो नियम थे, जो कानून थे, उन्हें खत्म कर दिया गया, उसे नाम दिया गया वियना संधि। कब हुई ये संधि, कब बताइए, एमसीक्यू फुल टू फुल उठ के आया हुआ है, मैंने खुद देखा सपोर्ट मटेरियल में, एमसीक्यू आया हुआ है इससे। 1815, 1815 में हुई क्या, वियना की संधि, यूरोप में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वियना कांग्रेस, ये वही है जो संधि हुई, उसमें जो लोग बैठे उनके बारे में बताया गया है। ये लोग बैठे भी दिखाए गए हैं पिक्चर में ना, टेबल पे बहुत सारे लोग बैठे हैं इधर। 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपियन शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। देखिए, पता चल गया नेपोलियन को किसने हराया, जिन राज्यों पर या जिन राष्ट्रों पर वो राज कर रहा था उन्होंने ही मिलकर उसे हरा दिया है ना, जैसे ब्रिटेन, प्रशा, रूस, इनका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। के प्रतिनिधि, ठीक है, था, को हरा दिया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे वियना संधि के, सीधा एमसीक्यू उठकर आ जाएगा ये, वियना संधि के अध्यक्ष कौन थे, ड्यूक मैटरनिक। इनकी पिक्चर मैं आगे दिखाऊंगा और इनके बारे में डिटेल वाइज पढ़ेंगे। संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिए गए होंगे, स्पेशल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक। संधि के तहत 3 मुख्य निर्णय लिए गए, क्या निर्णय लिए गए, पहला ये था कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। देखिए, फ्रांस की जो सीमाएं थी, यहाँ हम बना के देख लेते हैं एक, क्योंकि हम डायग्राम से अच्छा समझ लेते हैं। फ्रांस है ये, इसकी जो सीमाएं थी, बॉर्डर जो था, ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, राज्य स्थापित कर दिए गए, यहाँ एक राज्य, यहाँ एक राज्य। इससे क्या होगा, ये जो फ्रांस है ये अपनी जो हद है उसे आगे नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि उसकी बाउंड्री पे ये राज्य है, और ठीक है, और बाउंड्री के ये जो राज्य हैं इनके बाहर क्या है, अन्य राज्यों की सीमाएं शुरू हो रही हैं, तो फ्रांस अपनी सीमा नहीं बढ़ा पाएगा। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। पहला फ्रांस की सीमाओं थी, ये हमने पढ़ चुके हैं यहाँ तक। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। बहाल नया वर्ड इंक्लूड हुआ है, बहाल का मतलब होता है शामिल। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति अगर आप पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ें, किसी की वीडियो से पढ़ें या मेरी वीडियो से पढ़ें, तो वहां आप देखेंगे लुइस 16, मैंने पहले भी बताया, लुइस 16 यहाँ लिख भी देता हूं मैं, लुइस 16 ये एक राजा था, इसका जो वंश था वो था बुर्बो। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, वहां के नागरिक जागरूक हुए, तो इस लुइस 16 को गद्दी से हटा दिया गया और बुर्बो वंश का नामो निशान खत्म कर दिया गया। लेकिन जब ये वियना कांग्रेस आई, इसने क्या किया, जो बुर्बो वंश को हटा दिया गया था हर जगह से, उसे सत्ता में वापस लिया है, उसे शामिल कर लिया। ये चीज इन्होंने की, जो कि एक राजतांत्रिक रूप दिख रहा है हमें यहाँ पर। तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा गया। देखिए, वो आ गई वही लाइन, राजतंत्र को क्या रखा गया, जारी किया गया। देखिए, यूरोप हुआ या फ्रांस हुआ, इसमें जितने भी बदलाव हुए, नेपोलियन आया पहले, तो बदलाव हो चुके, फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन आया, उसने थोड़े सुधार किए, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वापसी राजतंत्र, फिर वापसी वो दौर आ गया जो जहां से लोगों ने शुरुआत की थी। ठीक है, 1815 की वियना संधि की विशेषताएं, क्वेश्चन आ जाएगा उठकर,
चारों पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 100% श्योर हूँ क्वेश्चन में आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। फ्रांस में जब बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई इसमें, ठीक है, 1815 की वियना जो संधि थी उसकी विशेषताएं हैं, बल्कि हमने डिटेल में पहले इसे पढ़ लिया है, विशेषताएं देख लेते हैं। ये बुर्बो स्पेलिंग मिस्टेक है ना, बुर्बो है। बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नए रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। ठीक है, क्या किया था फ्रांस ने, या फिर एक ड्राइग्राम बनाते हैं हम। फ्रांस ने नेपोलियन के समय यहाँ ये अलग अलग राज्य हैं, है ना, यहाँ अपना कब्जा कर लिया था, कब्जा कर लिया था, ए फॉर कब्जा, है ना, कब्जा कर लिया था नेपोलियन के समय। लेकिन जब ये वियना आई, ठीक है, तो इसने क्या किया, नेपोलियन तो हार गया, उसके बाद अपना जो वहां पर शासन था वो भी खो दिया। ठीक है, फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना, ये मैं पहले डायग्राम से समझा चुका हूँ। यूरोप में क्रांतिकारी, ठीक है, यूरोप में जो क्रांतिकारी लोग थे उनके बारे में बताया गया है। यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया। जो यूरोपीय सरकार थी उसके विरोध में नागरिकों ने एक क्रांतिकारियों के रूप में जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया, जिनका नाम मकसद लक्ष्य था, है ना, लक्ष्य हासिल करना है ना, लक्ष्य कोई मकसद हो हमारा। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है, इनके लक्ष्य 3 थे। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, वियना संधि का विरोध करना, क्योंकि इसमें बुरी चीजें ही शामिल थी, बस राजतंत्र था, जितने भी बदलाव हुए थे सब तबाह कर दिए वियना ने आके, स्वतंत्रता के लिए लड़ना। ठीक है, ये था इनका लक्ष्य। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह, जब ये विद्रोह क्रांतिकारी करेंगे तो कुछ तो इन्हें नुकसान होगा, उसी नुकसान के बारे में बताया गया। 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है, पिक्चर से आप समझ सकते हैं। कारण क्या थे, जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि हुई, जो लोगों की संख्या थी वो बढ़ी, लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिए। क्यों कर दिए गए, सभी को बहुत आसान भाषा में ये पता होगा। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति शहर में क्यों आता है, काम काज के लिए, अपने रहन सहन के अच्छे साधनों के लिए, है ना, इसलिए आता है, इसलिए आए लोग गांव से शहर की ओर आने लगे। बेरोजगारी में वृद्धि हुई, गरीबी में वृद्धि हुई। इसी सालों के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जैसे सब तबाही एक साथ हो गई 1830 में, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटे छोटे फैक्ट्रियां बंद होने लगी। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह पर अवरोध लगाया गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया। कृषक विद्रोह से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा कि कृषक के विद्रोह में क्या किया गया, तो ये सारी विशेषताएं उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, जिससे यूरोपियन सरकार की गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, व्यापक, यहाँ पर एक वर्ड आया था व्यापक, व्यापक का मतलब होता है डिटेल्ड। ठीक है, डिटेल्ड बेरोजगारी, बहुत भयंकर वाली बेरोजगारी हुई। इस सबको देखकर सरकार ने क्या किया, वापस क्या किया, गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव। कि जब गणतंत्र स्थापित हो गया तो कानून में क्या बदलाव हुए। 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल गया। ठीक है, सभी नागरिकों को काम करने की गारंटी दी गई, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए, और इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नागरिक वो नारीवाद स्त्री, है ना, नारियों का भी इसमें समर्थन था। पुरुष और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। नारीवाद का यहाँ मतलब बताया गया है, नारीवाद होता क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। नारीवाद का मतलब होता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच को उत्पन्न करने के लिए, अधिकारों के इस सोच को बनाने या उत्पन्न करने के लिए बोध होना नारीवाद कहलाता है। यानी अगर हम इसे डायग्राम से समझें, पुरुष, इन्हें सारे राइट्स थे, फिर एक नया शब्द आया नारीवाद। इसमें यह बताया गया कि नारियां जो हैं वो भी किसी से कम नहीं है,
ठीक है, इन्हें भी राइट्स मिलने चाहिए। कौन कौन से राइट्स मिलने चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और क्या, राजनीतिक, है ना, राजनीतिक है ना, हाँ राजनीतिक। तो ये है नारीवाद का मतलब। विचारधारा क्या थी? एक खास प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचारों का समूह। ठीक है, ये होता है विचारधारा का मतलब। ठीक है, विचारधारा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कहीं यहाँ पर। विचारधारा का मतलब बताया मैंने, सामाजिक राजनीतिक दृष्टि को इंगित, इंगित मतलब इशारा, इशारा, है ना, यहाँ ठीक से लिख देता हूं मैं, इशारा, इंगित मतलब इशारा या पॉइंट, पॉइंटेड करने वाली विचारों, विचार यानी सोच का समूह विचारधारा कहलाता है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव, ये हम पढ़ चुके हैं, पीछे चला गया मैं गलती से। हाँ, एक और हमारी हेडिंग, अब ये हेडिंग है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने सपोर्ट मटेरियल में देखा है। जल्दी ही क्वेश्चन आंसर्स की इस चैप्टर रिलेटेड में वीडियो ले आऊंगा, आपको मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे देखना। ठीक है, जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे हुआ हम ये समझेंगे। जर्मनी का एकीकरण 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दें, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाए। यूरोप ने क्या चाहा कि जर्मनी का हमें एकीकरण हो जाए, वो हमारे साथ जुड़ जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए। 1848 की बात है ये। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि राष्ट्र निर्माण की ये उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। तो जर्मनी की फौजें थी, जो राजा लोग थे, उन्होंने इस चीज को दबा दिया कि हमें नहीं मिलना यूरोप के साथ। उसके बाद प्रशा ने ये भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेगी। प्रशा राज्य का नाम है। इसने क्या करा कि इसने ठान लिया कि ये क्या करेगी, जर्मनी का एकीकरण अपने में करके ही छोड़ेगी। उस समय प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क था, जनक भी माना जाता है इन्हें। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क, फुल टू फुल एमसीक्यू इससे क्रिएट हो जाएगा, नाम याद रखना है आपको। प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकता के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रशा ने एक आंदोलन चलाया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। प्रशा ने डेनमार्क और फ्रांस से युद्ध किया, 3, ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया, इन तीनों से युद्ध किया और इसमें इसकी जीत हो गई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। ठीक है, सिंपल, में आपको समझ में आ गया होगा ये बात। नए राजा कौन से थे, कहाँ गया उनका नाम, हाँ विलियम, केसर विलियम, नाम याद रखना है ना, हाईलाइट कर देता हूँ, केसर विलियम, इनको राजा बनाया गया। 1871 की बात है। और जर्मनी के एकीकरण ने, जब जर्मनी जुड़ गया यूरोप में, तो यूरोप में जो प्रशा था उसे एक महाशक्ति के रूप में देखने जाने लगा कि भाई इसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस प्लस जर्मनी, इन चारों को हराकर अपना राज्य एकीकरण कर लिया, तो ये एक महाशक्ति के रूप में तो उभरेगा ही। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। आधुनिकीकरण का मतलब होता है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी लाई गई। व्यवस्थाओं यानी वही व्यवस्था, मतलब व्यवस्था करना किसी भी चीज की, संसाधन उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इटली का एकीकरण। अभी जर्मनी का एकीकरण पढ़ा, अब इटली का एकीकरण पढ़ लेते हैं। ये इटली है ना, पूरा इटली है। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। देखिए, ये जो आप इटली देख रहे हैं ना, इसके 7 भाग थे, 7 भागों में बटा हुआ था। मैप में अभी सबकी पोजीशन दिखाऊंगा मैं। 1830 के दशक में ज्यूसेपे मैसिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, किसने, ज्यूसेपे, ज्यूसेपे मैसिनी, नाम याद रखना है ना। इन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया किस लिए, एकीकरण करने के लिए, जोड़ने के लिए। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। क्रांतिकारी भी उठे एकीकरण के लिए, लेकिन वो असफल हो गए। 1859 में फ्रांस, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सारी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1830 हुई, या हमारी 1859 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1848 है ना, ये नहीं पूछी जाएगी ज्यादा। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की।
जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। 1861 में इमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इमेनुएल, इनका नाम याद रखें आप, ठीक है। ऐसे हुआ इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। फुल क्वेश्चन आंसर आएंगे, इससे लॉन्ग क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे फौरन, आपको याद करना पड़ेगा। जियुसेप्पे जियुसेप्पे मैत्सिनी, ठीक है, इनका नाम हमने कहाँ पढ़ा है? इनका नाम हमने कहीं पढ़ा था, जियुसेप्पे मैत्सिनी। ये रहा। 1830 के दशक में जियुसेप्पे मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, ये दे रखा नाम जियुसेप्पे मैत्सिनी। इन्होंने क्या करा, इटली के एकीकरण के लिए क्या प्रस्तुत किया था? कार्यक्रम। उन उनके लिए ये डिटेल में पैराग्राफ दे रखा है, पढ़ लेते हैं, एमसीक्यू आने के फुल चांसेस हैं। इनका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था। जन्म की डेट इंपॉर्टेंट है, जगह इतनी नहीं पूछी जाती है। और कुछ समय पश्चात वे कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया, क्रांति करने के लिए, कि भाई तुमने क्रांति करी, निकलो हमारे देश से। तत्पश्चात उन्होंने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। ये क्या थे? संगठनों के नाम है ये। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। मैत्सिनी जो थे रूढ़िवाद के खिलाफ थे, और किसके खिलाफ थे खुद बताइए आप, उसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। राजतंत्र और रूढ़िवाद सोच दोनों के खिलाफ थे। जिससे क्या हुआ, जो रूढ़िवादी और राजतंत्र को मानने वाले लोग थे उनके मन में एक भय सा बना। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, ठीक है। देखिए ये एक दे रखे हैं आपको, इन्हें आपको पढ़ना, इनके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे देखिए क्वेश्चन आंसर तो आएंगे नहीं, एमसीक्यू जरूर आ जाएंगे। और एमसीक्यू सबसे ज्यादा कम करते हैं आपके नंबर अगर आप गलत लगा के आते हैं। पढ़ लेते हैं। काउंट कैमिलो दे काबूर, इनका नाम पहले भी आ चुका है ना। सार्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह सभी ने, यानी खुद ने तो ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। देखिए इन्होंने क्या साथ दिया, इन्होंने साथ ये दिया कि जो इटली का एकीकरण था, इटली पढ़ा ना हमने अभी पिछली बार, इटली का एकीकरण, उसमें साथ दिया। दूसरी चीज क्या की कि ना ही ये क्रांतिकारी थे, ना ही ये जनतंत्र में विश्वास रखते थे, लेकिन फिर भी ये साथ देते थे। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि ने पीछे काबूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। देखिए इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी इतिहास में, इसलिए इनका नाम आया। पिक्चर से आप याद कर सकते हैं इनका नाम, काउंट कैमिलो दे काबूर। एक फनी सी बात बताता हूँ, इनका जो फेस है वो थोड़ा कैमल टाइप सा लगता है ना, कैमल कैमल टाइप सा लगता है, तो आप इनके इस नाम को काउंट कैमिलो दे काबूर इससे याद कर सकते हैं, है ना, ठीक है। जियुसेप्पे गैरिबाल्डी, इन्होंने क्या किया था इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था, ये सेना के हिस्से नहीं थे। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने सशस्त्र सैनिकों का नियंत्रण किया, उन्हें कंडक्ट किया। इन्हें सैनिकबद्ध सैनिकों को, जिनके पास हथियार हो, ठीक है, उन सैनिकों को इन्होंने कंडक्ट किया इटली के एकीकरण करने के लिए। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली व सिसिली को राजा इमैनुएल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो चुका। देखिए इटली का जो एकीकरण था सिर्फ ये नहीं बात हो
बात हो, संगठन हो, इससे हो गया। हाँ, सैनिक भी आए, सशस्त्र विद्रोह भी हुए। सशस्त्र का मतलब होता है हथियार ना। नेक्स्ट, यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। देखिए ये आपके सपोर्ट मटेरियल से उठाया गया है पैराग्राफ, और ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ ऐड करा है। यूनान की बात की गई है इसमें, स्वतंत्रता का संघर्ष बताया गया है वहां का। क्या था इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत यानी पहले के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रचलित किया। यानी फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो यूनान के लोगों में भी प्रचलित हुई वो, और यहाँ के लोगों को भी क्या मिली, मोटिवेशन मिली क्या करने की, स्वतंत्रता पाने की। 1821 से वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुए। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। ये पेन थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं इसे थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, है ना, ये दिख रहा है, ठीक है। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। यानी जो यूनान में लोग रह रहे थे उनका तो मिला ही मिला, जो पश्चिमी क्षेत्रों में रह रहे थे उनका भी मिला। देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि बहुत से बच्चों को डायरेक्शंस याद नहीं होती हैं। डायरेक्शन बता देता हूँ मैं। ये डायरेक्शन होती है हमारी, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। ये होती है उत्तर, ठीक है, ये होती है पश्चिम, ये होती है दक्षिण, और ये होती है पूर्व। 4 दिशाएं होती हैं, इनका आपको याद होना बहुत जरूरी है। यूनान के लोगों से अगर हम बोलें, ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप समझें तो यूनान में जो लोग रह रहे थे, यूनान यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको यहाँ का तो समर्थन मिला क्या करने में, स्वतंत्रता पाने में। लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्रों के लोग थे, जो पश्चिमी एरिया में थे, उनका भी समर्थन मिला। ये डायरेक्शंस आपको याद होना बहुत जरूरी है। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों के कवि लॉर्ड बायरन ने धनराशि एकत्र की एवं वह युद्ध के लिए भी गए, जहां 1824 में बुखार में उनकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू में कि 1824 में बुखार में किसकी मृत्यु हुई, तो आपको नाम देना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। सवाल यहाँ उठता है कि आपने नो आप में ज्ञान कितना है, आप में नॉलेज कितनी है। सवाल यहाँ ये उत्पन्न होता है, यहाँ पर ये उत्पन्न नहीं होता कि क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्वेश्चन तो आएंगे और आपको करने भी है, बोर्ड एग्जाम देना भी है। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि आप में कितनी नॉलेज है, आप कितने अच्छे से उस एग्जाम को दे सकते हैं। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की, ठीक है। नेक्स्ट पेन, ये पढ़ लेते हैं ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ठीक है, अब हमने कितने पढ़ा, देखिए कितना पढ़ा हमने। हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति, फिर हमने पढ़ा इटली का एकीकरण, फिर पढ़ा जर्मनी का एकीकरण, फिर पढ़ा ब्रिटेन में एकीकरण, ब्रिटेन का एकीकरण, ठीक है। ये राष्ट्रवाद लिखा है लेकिन एक तरीके से एकीकरण ही है, चुड़ना। ब्रिटेन को इंग्लिश में यूनाइटेड किंगडम कहते हैं और ये वहां का फ्लैग है। पढ़ लेते हैं, 9 के 9 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे आप अपनी लैंग्वेज में करें, लेकिन अगर आप इस लैंग्वेज में लिख के आते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फुल मार्क्स 100% श्योरिटी के साथ मिलेंगे। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। औद्योगिक क्रांति का आप सभी ने पढ़ी होगी, 9th में ये टॉपिक आया था, औद्योगिक क्रांति। जो उद्योग हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उन पर ध्यान दिया गया, उनके विकास किया गया, जिससे क्या हो, राष्ट्र कामयाब हो सके। और यही हुआ ब्रिटेन में, क्या हुआ, आर्थिक विकास हुआ। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अभी तो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। राष्ट्रवाद यह नहीं कि एकदम से उथल पुथल हुई, विद्रोह करना शुरू कर दिया लोगों ने तो राष्ट्रवाद आ गया, नहीं। बहुत लंबी एक प्रक्रिया होती है, उसका परिणाम होता है राष्ट्रवाद, ठीक है। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, यानी जो ब्रिटेन था वो एक राष्ट्र राज्य नहीं था। इससे पहले 18वीं शताब्दी से पहले, पूर्व का मतलब पहले होता है। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्श, ठीक है, वेल्श, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था जिसे निर्जाति कहते थे। यहाँ पर बहुत सारे तरीके के लोग रहते थे जिन्हें किस नाम से पुकारा जाता था, निर्जाति। अंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के
द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। 1868 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। जो संसद थी उसने राजतंत्र से शक्तियां ले ली। कब? 1888 में। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ मैं इतना हिस्सा क्लियर कर देता हूँ जो समझने में दिक्कत ना हो। सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू उठ के यहाँ से आ जाएगा। ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम का एकीकरण किन दो देशों से मिलकर हुआ? सीधा एमसीक्यू। यहाँ पर आपको ये कहना है स्कॉटलैंड और यूनाइटेड, नहीं, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम का क्या हुआ? गठन हुआ। गठन का मतलब वही जुड़ना। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। आयरलैंड मान नहीं रहा था शामिल होने के लिए, तो 1801 में जबरन उसे कर लिया गया और नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। जैसे ये फ्लैग सब खूब बढ़ावा दिया जाता है आज भी। ये एक नया टॉपिक आपके ऐड हुआ है चैप्टर में। फ्रैंकफर्ट संसद है ये। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में, ये थोड़ा आपको छोटा दिख रहा होगा, इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तो मैंने इसे गलत रेशियो में बना लिया, गलत साइज में बना लिया। ये ध्यान नहीं रखा कि किस साइज में बनती है ये। अब नेक्स्ट जो फ्यूचर में आने वाली वीडियोस होंगी उसमें सही रेशियो होगा और सही साफ दिखेगा। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 और 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। ठीक है, संसद किन्होंने बनाई? ठीक है, प्रतिनिधियों ने, निर्वाचित प्रतिनिधियों कितने थे ये? 831। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। जर्मन राष्ट्र के लिए इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसी राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था, यानी उनके अंडर काम करना था। अधीन का मतलब अंडर। जब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, आप अपने टीचर के अधीन काम करते हो ना, उनके अंडर में काम करते हो। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। अब इन्हें ताज पहनाया जा रहा था, इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने साथ किसका दिया? जो निर्वाचित सभा थी, जो सभा बनी थी चुने हुए लोगों की, जो लोग उस सभा का विरोध करते थे उसका साथ दिया और ताज को इनकार कर दिया। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग कर दी गई। मध्य वर्ग, वही बात हो रही है यहाँ पर, उनका समर्थन ज्यादा था क्योंकि वो किसानों, गरीब लोगों के लिए साथ देते थे उनका, लेकिन उसे भंग कर दिया गया है ना, यहाँ पढ़ा गया हमने, असेंबली को भंग कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि समर्थन खो बैठे ये लोग कारीगरों का, उन्होंने विरोध कर दिया। ठीक है, वैसे ये आपके लिए ये जो पैराग्राफ है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपरी ऊपरी आप समझ लें तो सही रहेगा। इसकी डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद करने की जरूरत है कि 1831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे और ये पूरा जो पैराग्राफ है इसमें जो बताया गया वो आपको एक कहानी वाइज याद कर लेना है। ठीक है, बाल्कन समस्या। बाल्कन समस्या क्या है? अगर आप यूरोप को मैप पर देखें, वर्ल्ड मैप पर, तो आपको यूरोप के नीचे जो राज्य या राष्ट्र हैं बहुत सारे दिख जाएंगे, टुकड़ों में, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। उन्हें कहते हैं बाल्कन राज्य या बाल्कन राष्ट्र। ठीक है, बाल्कन समस्या ये थी, क्या थी अब पढ़ लेते हैं। बाल्कन भौगोलिक एवं नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। यहाँ क्या था? एक तो भौगोलिक विभिन्नता, यानी टुकड़े 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 से बनकर बाल्कन बाल्कन एरिया कहलाया गया ये। फिर निर्जातीय रूप से विभाजित था ये, यानी क्या? निर्जातीय वर्ड मैंने पहले ही बताया, अलग अलग जाति रहती थी यहाँ पर, कोई कुछ बोलता है, कुछ कुछ बोलता है, ये वो सब, जिसमें आधुनिक रोमानिया
बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। ठीक है, कितने कितने देशों की बात हो गई यहाँ पर। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। ये जो वर्ड है स्लाव, यहाँ लिख देता हूं मैं हाईलाइट के लिए। स्लाव आपको याद रखना है, ये बाल्कन, जितने भी बाल्कन में आने वाले राज्य हैं, राष्ट्र हैं, उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया, स्लाव। और बाल्कन में कौन रहते हैं? अलग अलग जाति धर्म के लोग, ठीक है, और उनके देशों या राज्यों के नाम भी दे रखे हैं, देखिए, ठीक है, स्लोवानिया, सर्बिया, ये सब, और स्लाव कहा जाता था। ठीक है, मूल निवासियों को, मूल निवासी बात हो रही है यहाँ पर, राज्य राष्ट्र को नहीं कहते थे, मूल निवास जो वहां पर लोग रहते थे उन्हें स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे ऑटोमन से, ठीक है, जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। देखिए, अरे जैसी बाल्कन में ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, अब ये सब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये आपस में भी टकराने शुरू हो गए। कैसे भाई? ये कोई, जैसे मैं आप समझाऊं यहाँ पर, ये है, ये 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 है बाल्कन, बाल्कन सारे राज्य हैं। अब ये छोटा राज्य है, ये बड़ा राज्य है, ये छोटा है, ये बड़ा, सबके सब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना है। अब ये बड़ा राज्य क्या सोच रहा है कि मैं तो आजाद हूं ही पहले से, क्योंकि मैं पावरफुल हूं, क्यों ना मैं इस पे कब्जा कर लूं और अपने आप को इतना बड़ा बना लूं। ये सब ये चलने लगा, टकराव क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था। आ गया वही बात कि भाई मैं ज्यादा हिस्सा लूंगा, मैं ज्यादा हिस्सा लूंगा, ये छोटा भी बोलने लगा मैं ज्यादा हिस्सा लूंगा, ये सब। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही। प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन होता है, जिससे ये समस्या गहराती चली गई, गहरी हो गई, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए। ठीक है, इस वजह से युद्ध हुए, वो तो होने ही थे, हर किसी को भाई युद्ध किस लिए होते हैं? भारत पाकिस्तान का युद्ध क्यों होता है? कश्मीर को लेकर ही तो होता है कि भाई तेरा कश्मीर, मेरा कश्मीर, मेरा कश्मीर, तेरा कश्मीर, इसी बात से वो लड़ पड़ते हैं, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। देखिए, परिणाम, परिणति का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। इसकी परिणति क्या हुई कि भाई जब युद्ध चल रहे थे तो लास्ट में क्या हुआ? विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये भी शामिल थे लड़ाई में, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बाल्कन समस्या पढ़ ली, है ना, ये हैं बाल्कन सब, ये हैं सारे जितने भी नाम दे रखे हैं ना, ये सब हैं। ये पिक्चर बहुत छोटी हो गई, दिख नहीं रहा होगा। नेक्स्ट, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र, ध्यान से सुना है, कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। साम्राज्यवाद का मतलब मैं आपको यहां समझाता हूं। साम्राज्यवाद, इसका मतलब ये होता है, ये एक राज्य है, इमेजिन कीजिए, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है ना, थोड़ा मैं इसे और अच्छा सा बना लेता हूँ, तेज करता हूँ, इसे अच्छा सा बना लेता हूँ। ये एक राष्ट्र है, यहाँ एक राज्य है, यहाँ अन्य राज्य है, ठीक है, घिरा हुआ है। यहाँ पर है साम्राज्यवादी व्यवस्था। ये जो साम्राज्यवादी राज्य है, ये क्या करेगा? यहाँ जाएगा, इनके जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें हड़पेगा, जो इनके क्या बताया गया है यहाँ पर, मानवीय संसाधन है, जो मानव की आधारभूत आवश्यकता है, क्या क्या, खाने पीने का, खाद्यान्न वगैरह, उन्हें हड़पेगा और अपने में शामिल कर लेगा, और अपनी जो यहाँ पर परंपराएं इनकी चल रही हैं वो इन पर थोपेगा। ये होता है साम्राज्यवाद।
ठीक है, और डिटेल में हम यहाँ समझते हैं इसे अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ये हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी। प्रोफेसर शर्मा के अनुसार साम्राज्यवाद शक्ति एक हिंसा का प्रयोग, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, करके विदेशी शासन को किसी भी देश पर लागू करना है। इनके अनुसार, किनके, प्रोफेसर शर्मा के अनुसार क्या है साम्राज्यवाद का मतलब? हिंसा कर कर किसी भी विदेशी शासन को किसी भी देश पर लागू करना। कि भाई यहाँ अगर मैं समझाऊं कि ये एक राज्य ये दूसरे राज्य पर जबरन अपना शासन या अपनी व्यवस्था क्या कर रहा है, थोप रहा है। सीडी बनर्स के अनुसार विभिन्न देश और जातियों पर एक समान कानून व शासन व्यवस्था लागू करना ही साम्राज्यवाद है। कि अलग अलग देशों पर जातियां भी और समान कानून भी, उसे लागू करना भी साम्राज्यवाद है। उसका उदाहरण है वही ऊपर वाली बात, थोड़ी घुमा फिरा कर नीचे कर रखी है। फिलहाल दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। साम्राज्यवाद आपका टॉपिक जरूर आएगा। ठीक है, रिचर्ड सट्टन के शब्दों में साम्राज्यवाद ऐसी राष्ट्रीय नीति है जो दूसरे देश अथवा उसकी संपत्ति पर अपनी शक्ति अथवा यानी नियंत्रण का विस्तार करना चाहती है। वही बात, समझाने वाली बात तो है नहीं है। साम्राज्यवाद की विशेषताएं, आप देखिए बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दें, है ना। प्रेजेंटेशन थोड़ी गलत बन गई है। साम्राज्यवाद की विशेषताएं क्या है? साम्राज्यवाद अपने राज्य की सीमाओं में वृद्धि करने में विश्वास करता है। साम्राज्यवाद किसी भी राज्य द्वारा दूसरे राज्यों पर अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार करता है। साम्राज्यवाद के अंतर्गत यानी उसके अंडर विविध राष्ट्रीय इकाइयों पर एक ही राष्ट्र का अधिपत्य होता है। यानी वही बात, विभिन्न अलग अलग राज्यों पर एक ही राज्य का नियंत्रण रहता है। साम्राज्यवाद का मूल उद्देश्य तो आर्थिक होता है, यानी आर्थिक वृद्धि करना, पैसों रिलेटेड, परंतु कभी कभी सैनिक व राजनीतिक शोषण भी हो सकता है। साम्राज्यवाद क्या, यानी कि बस ये आर्थिक विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनका जो विकास है या फिर जो इनका प्रभुत्व है, जो इनका दबदबा है, वो कभी कभार सैनिक भी और राजनीतिक दोनों तरीकों से देखा जाता है। साम्राज्य के सारे अंग एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होते हैं। यानी कि ये सारे केंद्र जो हैं वो एक केंद्रीय सत्ता के अधीन होते हैं, यानी सब उसके अंडर काम करते हैं। जो बड़ा राज्य जो साम्राज्यवाद की भावना उन पर थोप रहा है उसके अंडर। ठीक है, साम्राज्यवाद, ठीक है, ये समझ लिया हमने। यहाँ तक हो गया हमारा। साम्राज्यवाद स्थापित करने वाले देश के पास अधीनस्थ राज्य की अपेक्षा तकनीकी दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि के अस्त्र शस्त्र, रणनीति कौशल, अधिक पूंजी और उत्पादन के उन्नत साधन होते हैं। देखिए ये पॉइंट थोड़ा हैवी हो गया आपके लिए, समझाता हूं मैं यहाँ पर। जो साम्राज्य राष्ट्र होता है ये है, ये टेक्नोलॉजी, ये किसी भी काम में, किसी भी व्यापार में, विश्व व्यापार में, किसी भी चीज में सबसे उन्नत होता है। ठीक है, यही बात की गई है अस्त्र शस्त्र हथियारों में। ठीक है, क्योंकि भाई भाई सीधी सी बात है, साम्राज्यवाद का मतलब क्या है? एक बड़ा राज्य छोटे छोटे पर अपनी राजनीतिक नीति, अपनी सैनिक नीति, अपने कानून, अपना दबदबा उन पर जमा रहा है, ये बेचारे उनकी सुनना है। तो ये है साम्राज्यवाद। इसे बुरा माना जाता है। वैसे 12th में जब आ जाएंगे तो एक चैप्टर है सोवियत संघ का विघटन, उसमें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे साम्राज्यवाद का मतलब क्या है। उसमें समाजवादी और पूंजीवादी दो व्यवस्थाओं का जिक्र हुआ है जो बहुत ही नॉलेजेबल है। साम्राज्यवादी देश केवल अपने हितों का ही ध्यान रखता है और अपने अधीन देशों का शोषण करता है। शोषण का मतलब वही धोखाधड़ी। ठीक है, उनका यूज, ये जो साम्राज्यवाद देश होते हैं जो ऐसी व्यवस्था का अपने देश में पालन करते हैं, वो सिर्फ अपना अपना भला चाहते हैं, दूसरों का कुछ भी हो, चाहे वहां के लोग भूखे मरे, उन्हें मतलब नहीं है। साम्राज्यवादी देश अपने हितों की रक्षा और बढ़ोतरी के लिए सब प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। अनुचित यानी जो ठीक ना हो। देखिए ये नहीं देखते कि किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ बुरा हो रहा है, कुछ नहीं, अपनी बढ़ोतरी अपने विकास के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, ऐसी सोच वाले देश। ठीक है, साम्राज्यवाद का संबंध राष्ट्र की विदेश नीति से है। साम्राज्यवाद का उद्देश्य अन्य देशों को अपने अधीन करके उनका शोषण करना है।
टॉपिक आ गया वही घूम फिर के। 11 टॉपिक हैं, इसमें से आप 7 याद कर लें, ठीक है, अपनी भाषा में लिख लें चाहे, लेकिन इन वर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। साम्राज्यवाद का प्रधान आधार सैनिक शक्ति होता है। देखिए इसका जो दबदबा होता है ना, फुल टू फुल सैनिक के पास होता है। अगर किसी राज्य के पास, अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको डायग्राम की मदद से, यहाँ एक राज्य है ये, और यहाँ एक राज्य है, ठीक है, थोड़ा अजीब सा बन गया। अगर इसके पास सैनिक ही नहीं है तो यहाँ ये कब्जा कैसे करेगा, मतलब यहाँ पर ये कब्जा कैसे करेगा, खुद जाएगा, खुद खुद नेता लोग यहाँ पर जाएंगे कब्जा नहीं। सैनिक होना बहुत जरूरी है, किसके लिए, साम्राज्यवाद भावना स्थापित करने के लिए किसी भी अन्य देश में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रूपक। रूपक का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। जब किसी अमूर्त विचार, अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो, ठीक है, अमूर्त। जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ठीक है, लालच का कोई वो रूप है, रूप है क्या उसका कोई मूर्त रूप है, क्या मूर्ति टाइप है लालच। अगर ये कोई, अगर मैं ऐसी मूर्ति बनाऊं कि 2 आंखें और ये थोड़ी गलत सी बन गई, ये एक मूर्ति है, ये लालच, लालच है, लालच की मूर्ति नहीं। लालच एक अमूर्त चीज है जिसका कोई रूप ना हो। लालच स्वतंत्र ईश्वरिया, ईश्वरिया यानी जलन, देखते ना कोई टॉपर, जो टॉपर होते हैं क्लास में उनसे सब जलते हैं, ईश्वरिया वाली भावना रखते हैं उससे, ठीक है। मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। देखिए जब हम लालच की बात करें, स्वतंत्र की बात करें या मुक्ति की बात करें, तो किसी चीज से उसे इंगित यानी उसे दर्शाया जाता है, ठीक है। इंगित का मतलब दर्शाना, तो रूपक कहते हैं, तो उसे रूपक कहते हैं। यानी जैसे कि अगर मैंने किसी को जैसे ये है, ये कोई पर्सन है, ये है, ये थोड़ा मुझे गुस्सा टाइप लग रहा है, ठीक है, इसे गुस्सा आ रहा है, तो मैं ब्लैक बोर्ड पर अगर मुझे बच्चों को समझाना हो तो मैं ऐसे कोई इमेज बनाऊंगा और उन्हें समझाऊंगा, देखो ये जल रहा है, ये इशारिया कर रहा है, ठीक है, इसे गुस्सा आ रहा है, तो मैंने उसे एक रूप दे दिया, तो वही बात की गई है रूपक। किसी भी अमूर्त चीज को रूप देना रूपक कहलाता है, सिंपल। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग, देखिए यहाँ पर अब उस टॉपिक से जुड़ गया जो हम पढ़ के आए, ये टॉपिक उस टॉपिक से जुड़ गया। क्या कैसे जुड़ा, 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। जो राष्ट्रवादी की भावना थी उसके विकास और मजबूती बनाने के लिए ऐसे रूपक चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। वो क्या चिन्ह है वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, पहला चिन्ह आ गया हमारा, राज्य की दृष्टि कल्पना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्र किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, ठीक है। राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। देखिए ये जो पोशाक इन महिलाओं ने पहन रखी है वो पुरुषों की लग रही है देखने से, है ना। महिला महिला ऐसे कपड़े कहाँ पहनती हैं, ताज वाज लगा रखा है इन्होंने और थोड़ा यहाँ पे सेट वगैरह पहन रखा है, ठीक है। तो 18वीं 19वीं शताब्दी के कलाकारों ने राष्ट्रवादी सोच को एक नारी का रूप दिया जो कि पुरुषों समान कपड़े पहने हुई है, ठीक है, यहाँ कहा भी गया है, ठीक है। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। ये तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी राष्ट्रवाद के अमूर्त सोच को, अमूर्त भाव को ठोस रूप प्रदान करने का क्या था, प्रयास था। यानी नारी की छवि, नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। ये इस नारी की छवि राष्ट्र का क्या बन गई, रूपक। रूपक मतलब समझा दिया मैंने। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना मारियाना दिया गया, ठीक है, ये मारियाना मारियाना नाम दिया गया इस स्टैचू को, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया यानी उसे दर्शाया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया भी एक स्टैचू का नाम है। नेक्स्ट, ये भी कुछ वही हैं रूपक के एग्जांपल्स। 1805, थोड़ा पेन को मैं डार्क कर लेता हूँ। 1805 का डाक टिकट, इसमें मारियाना की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है।
चित्रकार फिलिप वेट ने जर्मेनिया का ये चित्र 1848 में बनाया। इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाया था जहां फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई। देखिए ये वाला जो है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखें तो ये 3 साल बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सपोर्ट मटेरियल में दे रखा है, वहीं से मैंने यहाँ पर ये इंसर्ट किया है। इसको आप रट के जाएं, इस वाले पोस्टर को। क्या रटना है इसमें, एक तो इसकी डेट और चित्रकार का नाम क्या था, फिलिप वेट। ठीक है, फिलिप वेट। ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे लटकाना था इसे इस स्टैचू को लटकाना था, तो लटकाना यानी ऐसा सीधा है कोई चीज, समझाता हूं मैं। हाँ, जैसे ये स्टैचू है, इसे आपको उल्टा लटकाना तो फ्लिप करना पड़ेगा ना, ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, फ्लिप घुमाना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो ये ऐसे घूम जाएगा, है ना, घूम जाएगा ये। तो ऐसे याद कर सकते हैं, इसका फिलिप वेट नाम, चित्रकार का नाम फुल टू फुल आएगा और डेट भी याद रखनी है। और ये है विभिन्न प्रतीक चिन्ह जिनका उपयोग राष्ट्रवाद के विकास के लिए किया गया। क्या है, एक तलवार, एक ये शील्ड टाइप है ना, ये सब। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान क्या था। राजनीतिक संगठन का निर्माण करा महिलाओं ने, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, जो समाचार पत्र चलते थे उस जमाने में उनका प्रकाशन यानी उनकी छपाई। ठीक है, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष हुआ। मताधिकार क्या, वोटिंग राइट्स, उन्हें पाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। और राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लिया महिलाओं ने। महिलाओं की भी अच्छी खासी भूमिका थी। देखिए अब ये यहाँ पर चीज इंपॉर्टेंट आ गई है बहुत, जो आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो, रिवीजन। रिवीजन एक ऐसी शक्ति है जो आपको टॉपर बना सकती है, और ये आपको करनी चाहिए। ये मैं थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, दिख नहीं रहा है सही से, ये वाला है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसका रिवीजन कर लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास है ये। फ्रांसीसी क्रांति 1789 आपको याद होगी, क्या हुआ था क्या नहीं भाई, अब तो आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। चाहे पूरी कहानी लिखनी पड़ जाए, मैं सब पढ़ूंगा, सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, लिखना ही पड़ेगा। या आप चलो कमेंट्स में भी नहीं लिखते क्योंकि सभी बच्चों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती, कभी कुछ और लिख दें और मुझे पढ़ने में भी ना आए। आप अपनी नोटबुक खोलें, उसमें लिखें हिंदी में ज़रूर। अगर आप याद होगा तो रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको दोबारा ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो पर्याप्त है इसकी, इस टॉपिक से रिलेटेड यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर की वीडियो आपको किसी और की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं, इस वीडियो मेरी वीडियो को। ठीक है, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। कभी बहुत सारे बच्चे बोलने लगे प्रमोशन कर रहे हैं सर कि मेरी वीडियो देखो, नहीं। इस वीडियो में एक तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं और कोई आलतू फालतू चीजें नहीं, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखें ना, उसमें दुनिया भर की चीजें ऐड कर रखी हैं जो कि एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, है ना। एग्जाम में वो आएंगी ही नहीं, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट चीजें उठाई गई हैं। और प्लस मैं रिवीजन भी करा रहा हूँ, और मैप वैप क्वेश्चन आंसर सब प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको अन्य वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है, सब इसी से कवर हो जाएगा। फिर हमने पहले फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी, 1789 में हुई। फिर 1804 नागरिक संहिता पढ़ी। नागरिक संहिता वही नेपोलियन वाले, नेपोलियन ने क्या किया था, है ना। वियना संधि 1815 क्या थी ये, बताओ 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 जल्दी बताओ। वियना की संधि, वियना कांग्रेस, नेपोलियन के जो नेपोलियन ने कानून लागू किए थे सब सब खत्म कर दिया, फिर से राजतंत्र ले आए। फिर उदारवादियों की क्रांति, उदारवादी खड़े हुए, जो उदारवादी के नया मध्य वर्ग जो सोच थी, जो स्वतंत्रता चाहते थे, 1848। फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ 1866 1871 से तक। इटली का एकीकरण हुआ फिर 1859 1871, डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। पढ़ चुके, फुल टू फुल रिवीजन हो गया। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे, है ना, ये भी पढ़ चुके। अब ये थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम पॉइंट्स में। फ्रांसीसी क्रांतियां व राष्ट्रवाद, संविधान आधारित शासन हो। विशेषताएं हैं फ्रांसीसी क्रांति की कि संविधान हो,
समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार हो, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, नेशनल असेंबली का गठन जिसमें मध्य वर्ग था, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, माप तोल की एक समान व्यवस्था। अब जो बच्चे मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं, पूरी फुल वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता होगा इन सभी पॉइंट्स के बारे में। और जो बीच में से आए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई शुरू से लगाओ वीडियो। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। ये तो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की विशेषताएं। अब पढ़ लेते हैं हम 1804 की जो नागरिक संहिता हुई वो। जन्म पर आधारित, जो नेपोलियन ने लागू की थी, है ना। जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई, ठीक है। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया। संपत्ति के अधिकार के है ये, है ना, थोड़ा सा ऐसे बना है के। जो संपत्ति का अधिकार था उसे सुरक्षित किया गया, ये भी पढ़ चुके हम। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। जो विभाजन हुए थे, टुकड़ों में बटे हुए थे, उन्हें एक बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था क्या थी कि जय जन्म पर आधारित कोई बच्चा पैदा हुआ पादरी के घर, तो उसे विशेष अधिकार मिलेंगे, है ना, वो समाप्त किए गए। किसानों के भू दास्तु और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति हुई, ये भी पढ़ चुके हम। जो शुल्क लगते थे किसानों पर खेती करने पर, ठीक है, उस खेती करने पर एक हिस्से के रूप में सरकार को देना होता था कर। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, ये भी हम पढ़ चुके। अब है नेक्स्ट क्रमिक एक लाइन वाइज करा रहा हूं मैं रिवीजन, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं हम। 1815 की वियनी संधि की विशेषताएं क्या थी। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई। जो वियना संधि थी क्या थी ये अभी बताओ। जो नेपोलियन के नियमों को तबाह कर दिया गया था, है ना। जो बुर्बो राजवंश था जिसमें लुईस 16 था, उसे वापस लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। देखिए रूढ़िवादी, ध्यान रहे रूढ़िवादी का मतलब वही जो बदलावों को पसंद नहीं करते, पुरानी सोच में रहते हैं, वो सब। उदारवादी कौन, जो स्वतंत्र। देखिए वीडियो में आपको सब याद हो जाएगा, इतनी तो गारंटी है। फ्रांस ने उन इलाकों पर से अधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु क्या किया गया, नए राज्य को स्थापित कर दिया गया। इस पर फ्रांस की बाउंड्री पर, समझाया था मैंने डायग्राम से, ठीक है। उदारवादी राष्ट्रवाद राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में। उदारवादी लोग क्या चाहते थे, इनकी राष्ट्रवाद की क्या भावना थी कि सहमति पर आधारित सरकार हो, जो सहमति ले लोगों की, संविधान आधारित शासन हो, संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित, ठीक है, संसद बने, विशेषाधिकारों का अंत हो, कानून के समक्ष समानता हो, ये सबके लिए कानून समान है, मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं, ठीक है। मताधिकार वोटिंग हो लेकिन सबके लिए नहीं। देखिए यहाँ ये भी है बात कि सबके लिए ना हो लेकिन। मुक्त बाजार मुक्त बाजार वही फ्री ट्रेड। वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति हो। जो प्रतिबंध है, जो रुकावट है वस्तुओं के लेन देन पर, उस पर रुकावट हो, उन्हें खत्म कर दिया जाए। फिर है जर्मनी का एकीकरण में क्या पढ़ा हमने। एकीकरण पर्शा के नेतृत्व में हुआ, ये तो हमें पता है, ठीक है। पर्शा के मुख्यमंत्री, इनका नाम मैंने स्पेशल याद करने को कहा था, ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की, ठीक है। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में पर्शा की जीत हुई, ये भी पढ़ चुके हम। और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में कैसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में पर्शा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया, ये भी हम पढ़ चुके। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। न्यायिक का मतलब होता है न्याय वाली, ठीक है, जो फैसला करती है ना न्याय से, ईमानदारी से, ठीक है, वो चीज। फिर एकीकरण, इटली का एकीकरण पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर रहे हैं इस टाइम हम। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, मैंने समझाया था आपको पिक्चर में दिखाकर। फिर 1830 के दशक में जिसेफे मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। जो वहां पर लोग रहते थे उन्होंने क्रांतियां करी लेकिन वो असफल हो गई। 1859 में फ्रांस से सर्डिनिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से, ये माध्यम मिट गया यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर, माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। 1861 में इमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। बहुत सिंपल है, एक बार वीडियो समझ में नहीं आती, दूसरी बार देखिए और तीसरी बार में नोट्स बनाइए। मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर कैसे करते हैं, ठीक है। ये प्रतीक है, इन्हें थोड़ा पढ़ लेते हैं हम।
विवरण, प्रतीक, चिन्ह और उनका अर्थ। प्रतीक है टूटी हुई बेड़ियां, इसका मतलब है आजादी मिलना। बाघ छाप वाला कवच, कवच पढ़ा था हमने, दिखाता हूं मैं तो आपको। बाघ छाप वाला ये रहा, ये कवच है ना, ये है ना, ये वाला, हाँ हाँ, ये दिख रहा ना, ये कवच, बाघ छाप वाला कवच है ये। इसका क्या मतलब है, देखते हैं क्या मतलब है इसका। जर्मन समुदाय का प्रतीक की शक्ति, प्रतीक समुदाय शक्ति है ना, उसका प्रतीक है ये। बलूत पत्तियों का मुकुट, वीरता का प्रतीक, महत्व, ठीक है, प्रतीक तो ये है। तलवार, मुकाबले की तैयारी, तलवार भी थी उस चित्र में। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति का चिन्ह या चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, ठीक है। अगर आप यहां देखें, हाँ, काला, लाल और पीला झंडा, उदारवादियों का झंडा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन हट गई, इस स्लाइड पे थे हम थे, हाँ, काला लाल ये हो गया, ठीक है। उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, उगते हुए सूरज की किरणें, एक नए युग की शुरुआत, है ना, ये प्रतीक है, उनके महत्व में जानिए। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं वर्ल्ड में आपको दिखाऊंगा कौन सा राष्ट्र कहाँ पर है। जैसे ये है जर्मनी, जर्मनी आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये पीला सा जो भाग है ये जर्मनी। अगर आपको अभी भी पहचान नहीं होती है तो आप तो सबसे पहले डायरेक्शन याद करें। डायरेक्शन क्या थी हमारी, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन थी। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इतना पार्ट हमारा इंडिया का है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जर्मनी इधर है। मैप में याद करके जाएं, मैप आएगा आपका हिस्ट्री में, ठीक है। ये क्या है, ये आप थोड़ा सा शायद कुछ बच्चे जान गए होंगे, ये मैंने समझाया था। एक पहचान बता देता हूँ, कमेंट में इसका आंसर जरूर देना, जरूर देना। 7 भागों में बटा हुआ था ये, 7 भागों में बटा हुआ था ये, बताओ कौन सा। ये हमारा इंडिया है, इतना इतना भाग इंडिया है। इटली, ये है इटली, इटली है ये, ठीक है। अब ये तो पता ही चल गया, फ्रांस है, ये फ्रांसीसी क्रांति जहां हुई, फ्रांस में हुई। ये जान लो कहां पर है, ये इंडिया है, और इंडिया के इस साइड ये रहा, इतना भाग ये है ना, ये वाला इतना भाग है ये फ्रांस। ये पूरा हिस्सा ना यूरोप में आता है, ये तो हमारा अलग है, ये रूस है। ये पूरा हिस्सा हमारा यूरोप में आता है और इसमें ही है सभी। यूनाइटेड किंगडम, वही हमारा ब्रिटेन, ब्रिटेन में देखा था ना, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, वो यहाँ पर है, देख लो, यहाँ पर वो था ना संज्ञा, फ्रांस, फ्रांस के ऊपर ही वो है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ये भारत है, ठीक है, ये पढ़ लिया। एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। हमने अच्छे से इस चैप्टर की तैयारी करी, अच्छे से इस चैप्टर को समझा, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल की बारीकी से जांच पड़ताल करी, हर एक वर्ड का मैंने आपको तरीके से मीनिंग बताया। क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर से जल्दी मैं बनाऊंगा, बोर्ड एग्जाम आपके करीब है, तैयारी आपको अभी से स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। एक बार देखने से वीडियो समझ में नहीं आती, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार में अपने नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए। मैंने स्पेशली आपको इसलिए वीडियो बनाई कि आप नोट्स उतार सकें, और अच्छे से समझाया, लिखकर समझाया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी क्या कर सकें, परसेंटेज बनाकर आपके साथ अगली नेक्स्ट क्लास में जा सकें, वरना उनकी कंपार्टमेंट हो जाएगी और कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे जो कि आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी पढ़ाई के लिए आपको करना जरूरी है। अभी के लिए गुड बाय।